हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। हमने हमारी लक्ष्मीकांत बुक स्टार्ट की हुई है जिसमें हम टॉपिक वाइज देखते हैं अपना सिलेबस। ठीक है, तो अब हमें उनके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपका ये जो कोर्स है इसके अंदर हम 1700 क्वेश्चंस के अराउंड पॉलिटी के देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। ठीक है, तो फिर आइए करते हैं स्टार्ट इसको। आज जो हम फर्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आइए करते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। देखिए, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, जो आपका कैबिनेट मिशन आया था वो किसने हेड किया था? द आंसर वाज सी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे उन्होंने आपका जो ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, वो हेड किसने किया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। सेकंड वन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो किसने अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया था, क्योंकि जो किसमें बनी थी? 1946 में बनी थी, थ्रू कैबिनेट मिशन ही बनी थी वो। तो जो हम क्या देखते हैं, हमारा जो प्रेम्बल है उसके अंदर हम लास्ट में देखते हैं ना, जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट किसने किया है? अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हेंस द आंसर वाज सी। अब है आपका थर्ड वन, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। सबसे पहले जैसे मैंने आपने टॉपिक किए थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका जो फर्स्ट सेशन है वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो ये है आपका थर्ड का आंसर है आपका सेकंड। जो मैंने आपको बताई थी कि जो फर्स्ट मीटिंग थी वो आपकी 9 दिसंबर को थी, फिर उसके बाद आपकी 13 दिसंबर को थी, जिसमें क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया था भाई जवाहरलाल नेहरू, जो 22 को पास हुआ था, 22 जनवरी को। आगे देखिए, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिजेंबल्ड ऑन 31 अक्टूबर 1947, इट इंट्रोड्यूस्ड मेंबरशिप वोज, जो आपकी 31 अक्टूबर 1947 में जब इंडिया जो असेंबल हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उसके मेंबर्स कितने थे? तो उसके मेंबर्स थे आपके ए, आंसर वॉज ए। देखिए उसके अंदर उस टाइम पे कितने थे? 299 मेंबर्स थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, उसके बाद क्या हुआ था? जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो इंडिया वाले थे वो इंडिया में रह गए थे, जो पाकिस्तान वाले थे, जो जो क्या कहते हैं, वो इंडिया में डिवाइड हो गया था ना इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम पे। जो पाकिस्तान वाले थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी हो गई थी? 299। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जो आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर है वो कौन थे? बी एन राव थे। और एक आता है आपका एम एन रॉय, जिन्होंने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसका आइडिया दिया था। और बी एन राव ने क्या दिया था? वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या करते हैं? एडवाइज करते हैं। फिफ्थ हो गया आपका। अब देखिए आगे सिक्स्थ वन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है वो कब बनी थी? किसके प्लान के हिसाब से बनी थी? वो कैबिनेट मिशन प्लान आया था जो 1946 में आया था। तो उसने क्या बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी जो इंडिया का क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। सेवंथ वन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेटअप इन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है वो कब बनी थी? 1946 में बनी थी आपकी। एट्थ वन, हु प्रिजाइडेड ओवर द इनऑर्गल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? कौन प्रिजाइड करता था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग है, तो वो कौन करता था? जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, तो उसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या थे? आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। ठीक है, ये हो गया आपका एट्थ वन। आगे देखिए नाइन्थ वन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे मैंने आपको जब कमेटी बताई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, मेजर कमेटी है, माइनर कमेटी है, और जो आपकी क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी है, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आंसर वॉज डी। फिर नेक्स्ट है आपका टेंथ,
हाउ डिड लॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना टाइम लिया था, 2 साल लिए थे, 11 महीने लिए थे, और क्या थे, 18 दिन लिए थे। तो इसका आंसर क्या है, अबाउट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स तो लगेगा ना, अबाउट 11 मंथ और 18 डेज, तो अराउंड वो 12th मंथ भी कंप्लीट होने वाला है। तो इसका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है आपका, अबाउट 3 ईयर्स सिंस 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को क्यों लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी आपकी, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो आपका प्रेसिडेंट कौन था आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, द आंसर वॉज बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उनके जो प्रेसिडेंट थे। आफ्टर दैट देखिए 12th वन, द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एज अ सेशन हेल्ड एट, जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका लखनऊ में हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था 1934 में क्या हुआ था, एम एन रॉय ने राय दी थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस सेशन में किया था, लखनऊ सेशन में 1936 में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। फिर है आपका 13th, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अराइव्ड एट द डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती थी तो फिर उसके अंदर जो प्रोविजन अडॉप्ट करने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो कौन से मेथड से होते थे, बाय कंसेंसस मेथड। ठीक है, आपका जो 14th वाला है, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय द, कौन सा है कि आपका आंसर वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या कहता है कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ा हुआ है, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा है, उसका एक फैक्टर क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खुद ही एक बल्कि नेचर में है, खुद ही इतना बड़ा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पड़ता है। 15th वन देखिए, कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जैसे हमें पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन से थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको जो मेजर कमेटी है उसके आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। देखिए, और फिर है आपका सी वाला क्या है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का पता होना चाहिए आपको। फिर D1 आपका है वर्किंग कमेटी का। तो योर आंसर वॉज डी, क्योंकि देखिए आप कैसे करेंगे, जो आपका फर्स्ट वाला है देखिए यहाँ पे फर्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का एक आंसर क्या है आपका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब डी का आप ए का आपका आंसर 4th वन वाला है तो उसमें से देखिए आप, तो इसमें से हम क्या देखते हैं, फर्स्ट वाला तो आपका एलिमिनेट हो गया है। तो फिर आपका जो बी वाला है देखिए, बी वाला जो कमेटी जो थी फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट, तो उसका जो है वो कौन थे, उसके हेड कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऐसे ही हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है आपका, डी आ गया। फिर आगे आपका आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इसके अंदर, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर ऑफ 1956। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इंडिया की, किससे इलेक्टेड हुई थी, प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये है। सेकेंड वन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया। थर्ड वन है आपका, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन जनवरी 1947। डी है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो इसका आपका जो आंसर है वो फर्स्ट है, क्योंकि देखिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था वो कब हुआ था आपका, 26 नवंबर 1949 में हुआ था आपका। और जो फर्स्ट सेशन कब हुआ था आपका, 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 1946 में। और जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के क्या थे, मुस्लिम लीग के मेंबर थे ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं था आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो आपका बी सी एंड डी आपके क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट है। 17th देखिए, मैच द फॉलोइंग, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957। जैसे मैंने आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये सारी चीज़ें थी। अडोप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग है, अडोप्शन ऑफ नेशनल एम्बलम है, अडोप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर है बाय द गवर्नमेंट, अडोप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग
बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है जब हमने लक्ष्मीकांत के जो टॉपिक पढ़े थे उसके अंदर था ये सब कुछ। तो इसका आंसर है आपका ए। जो आपका ए का 4 है, जो 22 जुलाई को आपका क्या हुआ था, नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, कब किया था, 22 जुलाई को किया था। बी का क्या आपका 24 जनवरी को आपने क्या किया था, अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग किया था। 26 जनवरी को आपने क्या किया था, नेशनल एम्बलम किया था। और 22 मार्च को आपने क्या किया था, अडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 18th। 18th देखिए, करेक्टली मैच ढूंढना है हमें। जो इंडियन नेशनल सॉन्ग है कौन सा है अपना, वंदे मातरम है। हमें क्या चूज करना है, करेक्टली मैच। फिर सेकंड आपका इंडियन नेशनल फ्लावर क्या है, रोज है। फिर इंडियन नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। इंडियन नेशनल बर्ड क्या है, ईगल है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट है, फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सेकंड थर्ड फोर्थ है, फर्स्ट और थर्ड है। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, देखिए कैसे, फर्स्ट और थर्ड आपका क्या सही है। देखिए आपका जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है, वंदे मातरम है। जो आपका नेशनल एनिमल क्या है, वो टाइगर है। बाकी क्या आपके रॉन्ग है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। फर्स्ट टाइम इंडियंस को अलाउ किस कौन से एक्ट में किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंडियंस को क्या मिला था, रिप्रेजेंटेशन मिला था लेजिस्लेचर में। ठीक है, फिर आपका आता है 28(1). द क्राउन टुक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ही ले लिया था ना सब कुछ, तो कौन से उसमें लिया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बाद ही क्राउन रूल स्टार्ट होता है ना। तो ये है वो 29(1). कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे मैंने आपको बताया था जो इंडिया का गवर्नमेंट क्या है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और वो लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो आपका आंसर क्या है, सेकंड और थर्ड क्या आपके करेक्ट है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन नहीं है। अनरिटन किसका, आपका यूके का है। और जो रिटन का एग्जाम्पल क्या था आपके, जो मैंने आपको बताया थे, यूएसए है, इंडिया है। ठीक है, तो ये अनरिटन वाला क्या हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। बाकी क्या आपके ठीक होंगे। ठीक है, 30th क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट मीनिंग। जब मैंने आपको प्रेम्बल कराया था उसके अंदर मैंने बताया था कि सेकुलर का मतलब क्या होता है, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। इसके अंदर पूछा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेस्ट, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, इक्वली ट्रीट करता है ना वो। फिर आगे देखिए, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल। ठीक है, और सबको अलाउ थी है। थर्ड वन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शंस आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फिर आपका फोर्थ वन है आपका, द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपको ये सब कुछ बताया हुआ है मैंने। तो इसका जो आपका थर्ड वाला प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बाकी के फर्स्ट सेकंड एंड जो फोर्थ है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। 31, the nationalists' demand for a constitution assembly for the first time conceded by the British government through indirectly and with reservation in the Cripps proposal, August offer, कैबिनेट मिशन प्लान एक्ट ऑफ 1935। फर्स्ट टाइम जो किस में आई थी, वो अगस्त ऑफर में आई थी 1940 में। लेकिन क्या हुआ था, पाकिस्तान ने मना कर दिया था ना कि हमें क्या चाहिए, दो डोमिनियन चाहिए, और पाकिस्तान का हमें अलग से चाहिए, और पाकिस्तान की अलग से कैबिनेट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। ठीक है, लेकिन तो जो ये आया था अगस्त ऑफर, इसने क्या कहा था कि एक ही बनेगी बनेगी, तो इसलिए क्या हो गया था, ये कैंसिल हो गया था। फर्स्ट टाइम किस में हुई थी आपकी, अगस्त ऑफर में। 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडोप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम्बलम है उसके अंदर मौर्य डायनेस्टी से क्या लिया गया है, जो 4 लोयन उसके ऊपर बने गए हैं वो लिए गए आपके। फिर आपका है 33, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। जो गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था वो कौन से एक्ट में किया गया था, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में किया गया था। ठीक है, फिर आगे देखिए 34th, वो अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फादर किसको बोला जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है। 35th, व्हेन डिड द
मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड अनाउंसेस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। हम क्या देखते हैं, जो जून के 1948 में क्या हुआ था, जो मिस्टर एटली क्या बन गए थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, क्योंकि ब्रिटेन हार गया था ना वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वहाँ पे जीत गया था वो उस टाइम पे। लेकिन मिस्टर एटली क्या बन गए थे, वहाँ के पीएम बन गए थे उस टाइम पे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्योंकि इनको कॉलोनाइजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम इंडिया को डीकोलोनाइज कर देते हैं। और ये इन्होंने कब कहा, जून 1948 में। ठीक है, आगे देखिए। हु प्रपोज्ड द प्रेम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने प्रपोज किया था ये, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू ने किया था ना। कब किया था ये, 13 दिसंबर 1946 में किया था। आगे देखिए। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग कौन सी बात सही है। इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेड only on the basis of government of india act 1935, it is a mixture of several constitution, it is original। अब देखिए, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो पूरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस है, नहीं है ना। क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ, जो एक ये क्या ऑप्शन दिया गया है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, मानते हैं कि उसके बहुत सारे प्रोविज़न थे हमारे गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं कि सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, सबके हमने अच्छे अच्छे फीचर्स देखे थे और अपने इंडिया के लिए उसको क्या कर दिया गया था, मॉडिफाई करके लिया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है ये, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। 38 मैच द फॉलोइंग, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मिंटो मॉडल रिफॉर्म एंड कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका हमें क्या करना है, एमसीक्यू करना है। एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, सेपरेट इलेक्टोरेट है, डायरकी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। देखिए, जैसे आपको पता है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या आया था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी। तो डी का क्या ऑप्शन है, आपका 4 है। यहाँ से देखिए, सेकंड और थर्ड आपका क्या है, एलिमिनेट हो जाता है। और देखिए, आपको पता है मिंटो मॉडल रिफॉर्म कब आया था, 1909 में आया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसमें क्या आई थी, डायरकी आई थी। तो ए का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपका ए का सी है, ए का थर्ड है, तो ये ऑप्शन क्या आपका डी है। तो ये आपका आंसर हो गया डी, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था उसके अंदर क्या आई थी, डायरकी आई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इंडिया के लोगों ने क्या मांगा था उस टाइम पे कि आप हमें क्या दे दीजिए, बाइकैमरलिज्म दे दीजिए, लेकिन उन्होंने क्या दिया था, हमें डायरकी दी थी, ओनली एट स्टेट लेवल पे डबल गवर्नमेंट दी थी। फिर आपका आता है 39, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ, जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर हैं ये किससे लिए गए हैं, हमने साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं हमने ये अमेंडमेंट के प्रोविजंस। 40th, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन, फर्स्ट सेशन कब हुआ था आपका, न्यू दिल्ली में हुआ था आपका, जैसे मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर को हुआ था, 1946 में हुआ था। 41, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ए फर्स्ट ऑप्शन आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है आपका जे बी कृपालिनी, थर्ड वन आपका जवाहरलाल नेहरू है, फोर्थ वन आपका है एलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका आपका जो आंसर है वो है, कौन थे आपके जो चेयरमैन, कौन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, जवाहरलाल नेहरू थे। 42, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसका कौन मेंबर नहीं था, आपके लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो है आपके नहीं थे, के एम मुंशी भी थे, आचार्य जेपी कृपालिनी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, कौन नहीं थे आपके, लोक नायक जयप्रकाश नारायण नहीं थे। 43, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल स्टेट, कोई फेडरल स्टेट है उसके कौन से फीचर्स हैं, द पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन, जो पावर्स हैं किसकी, सेंटर की एंड स्टेट की, आर क्लियरली लेड डाउन, सबके अलग अलग हैं। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड है। इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो। इसका जो आंसर है आपका फर्स्ट है, क्योंकि
जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, स्ट्रक्चर में तो है तो वो यूनिटरी, लेकिन फेडरल क्या है वो, जब वो काम करता है कैसे, देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट के क्या होते हैं फंक्शंस अलग अलग लिखे होते हैं, और ये किस में होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, क्योंकि ताकि उनकी क्या होती है, लड़ाई नहीं हो पाती है, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेक कर सकते हैं। तो इसका जो फीचर्स है फेडरल स्टेट का वो क्या है, एक तो आपका है सेंटर स्टेट के क्लियरली फीचर्स होंगे, अलग अलग होंगे उनके पावर्स, और क्या होंगे वो रिटन में होंगे, अनरिटन में नहीं होंगे आपके। फिर है 44th, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, जो आपकी फर्स्ट फ्री इंडिया थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू थे। 45th, अंडर whom among the following was the first draft of the Constitution of India prepared in October 1947 by the advisory branch of the Office of Constitution Assembly? The answer was B.N. Rao। ये कहता है फर्स्ट ड्राफ्ट जो था प्रिपेयर किया था अक्टूबर 1947 में, उसकी जो एडवाइजरी ब्रांच थी, जैसे मैंने आपको बताया एडवाइजरी कौन था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो कौन थे, वो B.N. राव थे। 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर? टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, टू प्रोमोट मोन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, to defend the country and render national service when called upon to do so. Do know more and more about the history of India। देखिए इसका आंसर वो सी, क्यों क्या पूछा गया इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द आंसर वो सी, टू डिफेंड द कंट्री। जब आपको सर्विस के नेशनल इंटरेस्ट की अगर कोई वॉर हो जाता है तो अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको जाना पड़ेगा, ये आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। आगे है 47, द फर्स्ट एफर्ट एज ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने बताई थी हमें, ये जब कब आया था, 1927 में आया था आपका। तो उनकी जो रिपोर्ट थी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ही कहा था कि जो फर्स्ट एफर्ट कब आया था, ये आपका ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया मेड इट्स रिस्पॉन्स। आगे है 48, the Constitution of India divided the states of India in categories A, B, C, and D. The year 1950. In context, which of the following statements correct? तो इसमें पूछा गया है, जैसे मैंने आपको बताया था ना जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाला चैप्टर करवाया था, कि पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है। तो ऐसे ये बताया गया कि ए में जैसे प्रिंसली स्टेट्स थे, बी में वो थे, जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ है ये। तो इसका आंसर क्या है, सी, द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए। देखिए यही है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था। 49, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमोलगेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज, जब मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था, अगर आपका 26 नवंबर को आपका पूरा बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों चुना था, क्योंकि मैंने आपको बताई थी ये बात, क्यों क्या था उस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ना 1929 में। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए, दिस डे वॉज बिंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। इस दिन आपका किसकी डिमांड हुई थी, पूर्ण स्वराज की। 50, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, सबसे पहले आइडिया किसने दिया था आपका, M.N. रॉय ने दिया था। 51, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो क्या थे, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो क्या थे, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज थे। फिर आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर ट्रू? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जो कहा गया है इसमें से कौन सा ट्रू है आपका? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या पूछा गया इसके अंदर, ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, इट वॉज मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटी। जो इसका आंसर है आपका वो सी है। थर्ड और फोर्थ आपके ट्रू है, मल्टी पार्टी बॉडी है। कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हर एक जैसे वीकर सेक्शन भी है, हर एक कम्युनिटी है, मुस्लिम है, सिख है, ठीक है, क्रिश्चियंस हैं, सब हैं, वीमेंस भी इंक्लूडेड है, वीकर सेक्शन भी इंक्लूड है सारा, ठीक है, SC ST भी इंक्लूड है। तो हम क्या देखते हैं, इसका ये क्या है, मल्टी पार्टी बॉडी है।
इट वर्कड थ्रू सेवरल कमेटी, मेजर और माइनर कमेटी जो हमने देखा था, ठीक है। लेकिन इसका क्या डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे? नहीं हुए थे ना, ये पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी। एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे के इलेक्शन नहीं हुए थे, तो इसका आंसर क्या है आपका? सी। थर्ड एंड फोर्थ आपके क्या है? ट्रू। 53. Who among the following was not a member of Constitutional Assembly elected in July 1946? कौन आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे? जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 2 मेंबर नहीं थे। कौन कौन नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? महात्मा गांधी नहीं थे और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। 54th. इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, कब बने थे? 26 जनवरी 1950, जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया था? लागू कर दिया था इंडिया के अंदर। 55. Which one of the following made Indian legislature bicameralism? जो इंडियन लेजिस्लेचर के बाइकैमरलिज्म को कौन मानता है? देखिए बी है इसका आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या डिसाइड हुआ था कि हम आप क्या देंगे? बाइकैमरलिज्म देंगे। 56. The first attempt at introducing a representative and popular element in administrative was made by? फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव जो आपका था वो किस में आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव मतलब कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लॉर्ड कैनिंग आए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद 1858 में फर्स्ट वाइस रॉय के रूप में, तो उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी थी कि किस वजह से यहाँ पे विद्रोह हो रहा है। तो जब उन्होंने बताया था कि अगर आप इनको लेजिस्लेचर इनका बढ़ा देंगे और इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर देंगे ना, तो तब ये प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट किस में आया था आपका? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। 57 था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड रेजिडरी पावर। जो रेजिडरी पावर थी वो किसके पास चली गई थी? गवर्नर जनरल के पास चली गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें इसका फीचर्स कौन सा नहीं है? बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर नहीं है। बाकी के तो थे ना, फेडरेशन मिल गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई थी, डायरकी सेंटर पे भी पहुंच गई थी। पहले क्या थी? स्टेट लेवल पर थी ना 1919 में। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया? किसने फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का दिया था? डी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या आया था? इंडिया को इन्होंने क्या दे दिया था? फेडरेशन दे दिया था। 60th. व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? मेन फंक्शंस क्या थे उसके? कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटेड। ठीक है, ये आपके इसके हो गए। ठीक है, आगे के हम फिर करेंगे। थैंक्स। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।